नमस्कार विद्यार्थियों, आईडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 अर्थात इतिहास। आपने भारत और समकालीन विश्व भाग 1 को कक्षा 9 में पढ़ा होगा। वह आपकी कक्षा 9 इतिहास की पुस्तक थी। इस बार हम इसका भाग 2 पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पिछली पुस्तक में, इस पुस्तक के पिछले भाग में, भाग 1 जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा था, उसमें हमने फ्रांस की क्रांति और जर्मनी में क्रांति कैसी हुई इसके बारे में हमने पढ़ा था। इस बार हम पढ़ेंगे कि पूरा यूरोप एक राष्ट्र कैसे बना, यूरोप में राष्ट्रवाद किस प्रकार जन्मा। तो यह पूर्ण पृथ्वी है जहाँ कई महाद्वीप है। जैसे ये है एशिया महाद्वीप जहाँ हमारा भारत देश भी है। इसी के साथ अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऐसे कई महाद्वीप हैं। कुल 7 महाद्वीप हमारी पृथ्वी पर हैं, जिनमें से एक है यूरोप महाद्वीप। तो ये है यूरोप महाद्वीप जिसकी हम बात करेंगे। इसमें कई देश हैं, जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है। तो इन सभी देशों में कैसी राजनीतिक व्यवस्था पहले थी, इन देशों का इतिहास क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसकी शुरुआत कुछ चित्रों से है। 1848 का अर्थ हुआ 19वीं शताब्दी। तो सन 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो फ्रांस के ये जो विख्यात कलाकार हैं, इनका नाम क्या है? फ्रेडरिक सारियू। और फ्रेडरिक सारियू ने कब? 1848, सन 1848 में 4 चित्र बनाए। तो ये उनके 4 चित्र हैं। ये आप देख सकते हैं, फ्रेडरिक सारियू के 4 चित्र। ये पहला चित्र है जिसकी बात हम इस पाठ में करेंगे कि इस चित्र में उन्होंने क्या दर्शाया। इसके बाद इनका ये दूसरा चित्र भी आया था जो लोकतंत्र व प्रजातंत्र के ऊपर था। यह फ्रेडरिक सारियू का बनाया तीसरा विख्यात चित्र है जो उनकी श्रृंखला में बहुत महत्व रखता है। और यह चौथा चित्र है जो फ्रेडरिक सारियू ने अपनी श्रृंखला में बनाया था। तो इस प्रकार फ्रेडरिक सारियू ने कुल 4 चित्र 1848 में बनाए। इन चित्रों में उन्होंने क्या दिखाया है? इन चित्रों में उसने सपनों का एक संसार रचा है। तो यहाँ जो मुख्य बात है वह क्या है कि यह जो संसार है वह क्या है? उसके सपनों का संसार है, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। तो इन चित्रों में क्या है? फ्रेडरिक सारियू के सपनों का संसार है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे ये चित्र हमारी आज की व्यवस्था के ऊपर ही हैं। जिस व्यवस्था के बारे में सारियू ने सोचा वैसी व्यवस्था आज के युग में देखने को मिलती है, परंतु 1848 में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए वह उसके सपने हैं। ये जो रचनाएं हैं ये उसके सपनों की रचनाएं हैं। और उन्हें क्या शब्द दिया गया? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। तो उसके ये जो सपने हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं? एक जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र। जन अर्थात लोग, तंत्र अर्थात सिस्टम, सामाजिक समाज का, गण समूह, तंत्र सिस्टम। तो लोगों का सिस्टम और समाज के अलग अलग सभी समूहों का एक सिस्टम कि वे कैसे एक साथ रह सकें, यह फ्रेडरिक सारियू ने बनाया। इस श्रृंखला के पहले चित्र, तो
तो पहला चित्र क्या है इस श्रृंखला का? ये है पहला चित्र जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, उसे जरूर देखिएगा और बहुत ध्यान से चित्रों को देखिए। इतिहास में अलग अलग चित्र आपको कई अलग अलग महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताएंगे। ये याद रखना है कि इतिहास सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ साहित्य ही नहीं है। इतिहास में उसके अलावा ये जो चित्र हैं ये बहुत महत्व रखते हैं। तो ये जो पहला चित्र है उसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। तो ये क्या है? यूरोप और अमेरिका के जितने लोग हैं उन्हें यहाँ दिखाया गया है। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है? इस चित्र को अगर आप देखें, ये स्त्रियां हैं और साथ में ये पुरुष भी हैं। तो इस चित्र में स्त्री और पुरुष भी हैं। कुछ लोग आपको कुलीन वर्ग के दिखेंगे, तो आप इस चित्र को अपनी पुस्तक में देखें तो आपको कुछ लोग यहाँ ऐसे भी दिखेंगे जो कुलीन वर्ग के नहीं थे। और यहाँ पर ये प्रतिमा दिखाई गई है, ये क्या है? स्वतंत्रता की प्रतिमा है। तो ये प्रतिमा स्वतंत्रता की प्रतिमा है और इसको क्या आकार दिया गया है? क्या रूप है इसका? यह एक स्त्री का रूप है, जो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। तो ये स्वतंत्रता की प्रतिमा है और यह किसका रूप है? यह एक महिला का रूप है। यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं, जो उसके एक हाथ में है और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। तो एक बार फिर इस चित्र को देखें तो इस चित्र में यह एक महिला है। एक महिला को स्वतंत्रता की प्रतिमा के रूप में यूरोप और अमेरिका के लोगों ने माना है। उसके एक हाथ में क्या है? यह ज्ञानोदय की मशाल है और उसके सीधे हाथ में एक घोषणा पत्र है। किस चीज का? मनुष्य के अधिकारों का। तो एक तरफ यह प्रतिमा कहती है कि ज्ञान का उदय हो रहा है, हमें ज्ञान की ओर जाना है। दूसरी तरफ क्या है कि मानवों के अधिकार हैं, उन्हें उनके अधिकार मिलें। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश स्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। तो यहाँ जो निरंकुश है, इस शब्द का अर्थ क्या है? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। निरंकुश, कोई अंकुश नहीं। तो निरंकुश बात तो ऐसी सत्ता होती है जिस पर कोई रोक नहीं है। ऐसी व्यवस्था जो स्वयं पर चलती है, कोई रोक नहीं लगा सकता, जो चाहे वह किया जा सकता है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सत्ता की साझेदारी में पड़ा था। कि केंद्रीकृत अर्थात किसी एक के पास हो। हमने तब क्या जाना था कि हमें सत्ता को एक केंद्र पर ना रखते हुए बांटना है। और निरंकुश जो सत्ता थी ये कैसी थी? ये केंद्रीकृत सत्ता थी। ऐसी सत्ता सैन्य बल पर आधारित होती हैं और ये सरकारें अक्सर दमनकारी होती हैं। इसीलिए इस प्रतिमा में मानव अधिकारों की बात की गई है। अर्थात यह दिखाया गया है कि अब मनुष्य दबेंगे नहीं, उनके भी कुछ अधिकार होने चाहिए, शासन के पास सभी शक्ति ना हो। तो ऐसी जो संस्थान थी उनके क्या दिखाए गए हैं? यहाँ दिखाए गए हैं कि वे सभी ध्वस्त हो गई हैं। तो ये जो आप नीचे देख रहे हैं इस हिस्से में, यहाँ पर ये क्या है? मलबा है। यह मलबा है ऐसी निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेषों का। सारियों के कल्पनादर्श अर्थात यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। तो सारियों का ये जो कल्पनादर्श है, कल्पनादर्श अर्थात एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। तो कल्पना आदर्श कैसे बना है? एक कल्पना, दूसरा आदर्श। तो एक
ऐसी कल्पना जिसमें इतने आदर्श से बने हुए चित्र हैं या ऐसी सोच है जिसका संभव होना लगता ही नहीं। तो सारियों के इस कल्पना आदर्श में, यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्र समूहों में बट गए हैं। और उनकी पहचान हम कैसे कर रहे हैं? उनकी पहचान हम कर रहे हैं उन लोगों के कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। तो यहाँ एक बात मुख्य है, संयुक्त राज्य अमेरिका। जब आप कक्षा 9 में अपनी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में आपने इतिहास में जब पढ़ा था तो उसमें आपने जाना होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोप की ही 13 कॉलोनियों से बना था। तो इस जो चित्र सारियों ने बनाया है उसने इस चित्र में दिखाया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड इस जुलूस में सबसे आगे हैं। वे इस चित्र में यहाँ नहीं दर्शाए जा पा रहे हैं, परंतु जो वास्तविक चित्र है उसमें ये सबसे आगे हैं। यदि आप अपनी पुस्तक में देखें तो आपको छोटा सा सी ओर पीछे की ओर दिख जाएगा, वहाँ अमेरिका का भी झंडा है और साथ में स्विट्जरलैंड। ये दोनों क्या थे? ये 1848 तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है। तो ये जो झंडा है, आप ये जो झंडा देख रहे हैं काला सफ़ेद लाल सा, यह झंडा फ्रांस का झंडा है। इसे क्या क्रांतिकारी झंडा भी माना जाता है, क्योंकि फ्रांस में क्रांतिकारियों ने दमनकारियों की सरकार को उठा फेंकने की कोशिश की थी। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। तो यहाँ आगे हो गया ये फ्रांस और ये क्या है? जर्मनी का झंडा है। ये जो आपको दिख रहा है काला लाल और सुनहरे रंग का झंडा, ये जर्मनी का झंडा है। यह दिलचस्प बात है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी का जो झंडा यहाँ है वह क्या है? वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया 2 सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। तो ये आप याद भी कर सकते हैं। ये एक तो आपको यूरोप के अलग अलग देशों के नाम भी याद करा देगा और इससे आपको यह भी याद रहेगा कि कौन कौन से देश इस जुलूस में थे। ये एक वास्तविक जुलूस नहीं है, ये फ्रेडरिक सारियो का बनाया हुआ चित्र है। तो ये सभी देश इस जुलूस में थे। पहले सबसे आगे अमेरिका, स्विट्जरलैंड, उसके बाद फ्रांस और जर्मनी, और फिर ऑस्ट्रिया, सिसिलियों की राजशाही, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगारी और रूस। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। तो पश्चिम में मुख्य धर्म ईसाईयत था, तो इसीलिए उन सभी को एक दिखाने के लिए ईसा मसीह का चित्र ऊपर दिखाया गया है। उनके साथ कई अलग अलग संत और फरिश्ते दिखाए गए हैं। तो दिखाया जा रहा है कि यह जो जुलूस निकल रहा है और लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं, इससे भगवान भी खुश हैं, ईसा मसीह खुश हैं। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है, क्योंकि सभी राज्यों में ईसाईयत ही प्रमुख धर्म था। तो इस चित्र से, ईसा मसीह के इस चित्र से यह दर्शाया जा रहा है कि सभी राष्ट्र राज्य एक साथ भाईचारे के साथ रहें।
इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र 1 में की थी। तो ऐसे कई विषय हम अभी देखेंगे जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, सारियू के चित्र में देखा, और तो इस अध्याय में हम ऐसे कई विषय पढ़ेंगे जिनके बारे में हमने सारियू के चित्र में देखा। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। तो ये मुख्य बात है कि अभी हमने 1848 की बात कर रहे हैं, अर्थात 19वीं सदी की। तो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद सबके सामने आया और ऐसी ताकत बना जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। तो इन दोनों का अर्थ क्या है? राजनीतिक, वहाँ की राजनीति जो चल रही थी उसमें परिवर्तन, और मानसिक, लोगों की सोच थी। पहले जब राजाओं का शासन था तब लोग भी इसी शासन को ठीक मानते थे, परंतु राष्ट्रवाद की धारणा ने इस सोच को भी बदला और लोगों को प्रेरित किया कि वह इस शासन से ऊपर उठें और राजनीतिक परिवर्तन लाएं। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो ये जो परिवर्तन आए, इनसे क्या हुआ? इन परिवर्तनों से यूरोप के बहुराष्ट्रीय कई अलग अलग राष्ट्रों का वंशीय, एक के बाद एक राजा, उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, तो अलग अलग वंशीय साम्राज्य अर्थात राजाओं के वंशों के जो साम्राज्य चल रहे थे उनके स्थान पर क्या ला दिया? राष्ट्र राज्य ला दिया। कि ये जो चल रहा था कि राजाओं के बेटों का साम्राज्य, फिर उनके बेटों का साम्राज्य, अर्थात एक ही वंश चला आ रहा था, उसे मिटाकर राष्ट्र राज्य ला दिया। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसी आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। तो यहाँ ये अंतर आपको दिखाया गया है कि राष्ट्र राज्य में क्या हुआ? जो शासक थे और उनके साथ अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव, एक साझा इतिहास या एक साझा विरासत की भावना लाई। तो ये जो परिवर्तन हुए जिनसे राष्ट्र राज्य का विचार सामने आया, इन्होंने न केवल उस राष्ट्र राज्य के शासक बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों के बीच एक पहचान बनाई जिससे वे सभी एक दूसरे को पहचान सकें। एक ऐसी पहचान जो सब में बटी हो, एक समान पहचान। जैसे हमारी पहचान क्या है? हम एक राष्ट्र राज्य भारत में रहते हैं और हमारी यह एक साझा पहचान है। हमारा सबका एक साझा इतिहास है। जो मेरा इतिहास है वही इतिहास आपके लिए भी है और हमारी विरासत भी एक ही है। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो यह क्या बात है? ये जो पहले जो हालत थी उसको बदलकर राष्ट्रवाद और ये विचार एक ऐसी ताकत लाए जिसने क्या किया? एक ही पहचान बनाने की कोशिश की और संपूर्ण राष्ट्र को एक साथ एक इतिहास में जोड़ने का प्रयत्न की। इसके बाद हम देखेंगे अर्नेस्ट रेनन की राष्ट्र की परिभाषा। यह एक प्रसिद्ध परिभाषा है कि राष्ट्र क्या है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन
1823 से 92 ने 1882 में सोरबोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। तो ये सोरबोन यूनिवर्सिटी है, ये आज भी एक प्रसिद्ध यूरोप की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में फ्रांस के एक दार्शनिक, नाम क्या है उनका, अर्नेस्ट रेनन, इन्होंने 1882 में, सारियों के चित्र कब के थे, सारियों के चित्र थे 1848 में, और रेनन का व्याख्यान है 1882 का, करीब 34 साल बाद का। इस व्याख्यान में उन्होंने बताया कि उनकी राष्ट्र को लेकर क्या समझ है, कि वे राष्ट्र का क्या अर्थ निकालते हैं। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा जिसका शीर्षक था क्वेश्चनेशन। तो यह एक व्याख्यान है जिसे आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चनेशन। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। तो आलोचना की है, क्या की है, वे इस विचार की आलोचना करते हैं कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि यदि 1000 लोग समान भाषा बोलते हैं तो उनका एक राष्ट्र हो गया, या 10,000 लोगों की नस्ल एक है तो उनका एक अलग राष्ट्र हो गया, या अगर विश्व में सभी लोग ईसाईयत माने तो पूरा विश्व एक राज्य हो गया। या हमने अभी क्या देखा था, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इन सभी देशों में ईसाई धर्म अधिक था। तो इस हिसाब से लोग यह भी सोचते थे कि एक धर्म के आधार पर सभी ईसाइयों को मिला दो और एक राष्ट्र राज्य बन गया, या कोई एक क्षेत्र, तो इसको भी एक राष्ट्र राज्य मान लेते थे कि एक इतना क्षेत्र है तो ये क्षेत्र एक राष्ट्र राज्य, दूसरा क्षेत्र दूसरा राष्ट्र राज्य। परंतु रेनन ने इस विचार की आलोचना की और अपनी समझ से राष्ट्र की परिभाषा दी। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। तो राष्ट्र में क्या चाहिए, लगातार प्रयास चाहिए और त्याग और निष्ठा की भी आवश्यकता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत और महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। तो रेनन ने जो परिभाषा दी उसमें क्या था, राष्ट्र क्या है, लगातार लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा, शौर्य वीरता से युक्त समान अतीत, समान महापुरुष और उनके गौरव की सामाजिक पूंजी है। इन पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित होता है। तो रेनन क्या बोलते हैं कि एक भाषा बोलने वाले या एक नस्ल के लोगों से कोई राष्ट्र नहीं बनता, एक धर्म के लोगों को राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, या किसी एक क्षेत्र को राष्ट्र नहीं बना सकते। राष्ट्र तब बनता है जब वहाँ के सभी नागरिक एक साथ समान लंबा प्रयास करें, वे त्यागवान और निष्ठावान हों और उनका अतीत समान हो और शौर्य वीरता से युक्त हो। कहने का अर्थ यह है कि मैं और आप एक राष्ट्र में हैं जब हमारा जो अतीत है वो एक समान शौर्य वीरता से बना हो। मेरे लिए जो महान पुरुष है वह आपके लिए भी महान पुरुष हो, और जिस बात में मेरा गौरव है उसी बात में आपका गौरव भी हो, तो हम दोनों एक राष्ट्र राज्य के हो सकते हैं। इन सभी की आवश्यकता है। अतीत में समान गौरव का होना, तो वे बता रहे हैं राष्ट्र राज्य के लिए भूत वर्तमान में क्या आवश्यकताएं हैं। तो वे पहली आवश्यकता क्या बोलते हैं, अतीत में समान गौरव, कि अतीत में जिस बात को लेकर आप गौरव लेते हैं उसी बात में मेरा भी गौरव है।
वर्तमान में एक समान इच्छा, वर्तमान में हमारी इच्छा और संकल्प एक समान हो, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा। तो उन्होंने क्या बताया है, समय के अनुसार बताया है रेनन ने, अतीत में एक समान गौरव, वर्तमान में समान इच्छा और समान संकल्प, और भविष्य में साथ मिलकर महान काम करें, ऐसी इच्छा, एक जन समूह होने की यह सब जरूरी शर्तें हैं। तो वे क्या बोल रहे हैं, ये जो 3 शर्तें बताई हैं भूत, वर्तमान और भविष्य की, इन 3 शर्तों से ही एक जनसमूह बन सकता है। आप धर्म के आधार पर जनसमूह नहीं बना सकते, भाषा के आधार पर नहीं बना सकते। ऐसे बने जनसमूहों में टकराव आ सकता है। एक वास्तविक जनसमूह रेनन की परिभाषा के अनुसार वह है जिसका अतीत में समान गौरव रहा हो, वर्तमान में भी समान इच्छाएं हो, समान संकल्प हो और भविष्य में भी साथ मिलकर काम करने की इच्छा हो। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी है। तो जब ये तीनों इच्छाएं, ये जो इच्छाएं मेरी हैं वही आपकी हैं, वही किसी और की हैं, यदि मेरे लिए महाराणा प्रताप गौरव का प्रतीक हैं, वही आपके लिए भी हैं, वही किसी तीसरे के लिए भी हैं और वही ऐसे हजारों लोगों के लिए हैं। यदि मेरे लिए वर्तमान में इच्छा मेरे देश का विकास है, मेरा संकल्प है अपने देश को मजबूत करना और वही आपका भी संकल्प है, यदि भविष्य में हम चाहते हैं कि हम सभी साथ मिलकर महान काम करें, जैसी इच्छाएं मेरी हैं भविष्य को लेकर वैसी इच्छाएं आपकी भी हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम एक ही जनतंत्र के हैं, हम एक जन समूह का हिस्सा हैं। और इससे बोलते हैं रेनन लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। तो ऐसी लार्ज स्केल सॉलिडेरिटी कब होगी, जब रोज जनमत संग्रह होगा, हम सभी एक साथ होंगे। प्रांत उसके निवासी हैं, अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। तो आपने अपने इतिहास के बारे में पढ़ा होगा कि भारत के शासक दूसरे राष्ट्रों पर अपना कब्जा बनाने में कोई रुचि नहीं रखते थे। उससे बेहतर वे समझते थे कि दूसरे राष्ट्रों से अच्छे संबंध बनाए जाएं। वही बात रेनन भी कह रहे हैं कि एक राष्ट्र की कोई रुचि नहीं होती दूसरे राष्ट्र पर अपना कब्जा जमाए या दूसरे राष्ट्र को विलय करे। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक जरूरत भी है कि सभी राष्ट्र अस्तित्व में आएं। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो ये एक मुख्य लाइन है, आपको याद कर लेनी चाहिए अच्छे से कि अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। इसीलिए दुनिया में केवल एक कानून ना हो, सत्ता सब में बटी हो और सभी में समान इच्छाएं। तो ये हमने पढ़ा था इस पाठ का कुछ परिचय। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ राष्ट्र का विचार कैसे फैला। इसके साथ ही हम नेपोलियन के बारे में भी जानेंगे कि उसने किस प्रकार अपना शासन बढ़ाया और उसकी वास्तविक सोच क्या थी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
साथ में आप हमारी वेबसाइट idclasses.com पर जाइए, वहां आपको इस पाठ के नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ हम जल्द ही अपनी टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करेंगे ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। धन्यवाद।